हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिस। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, मेरे हर वीडियो में ये पूछने का कारण इसलिए होता है कि नहीं चाहता कि मेरा वीडियो देख के आपकी तबीयत खराब हो, आपको कुछ अजीब सा फीलिंग हो। बस यही उम्मीद रहती है कि आपको अच्छा फील हो, आप कुछ अच्छा जानें, आप कुछ अच्छा समझें और हमें सपोर्ट करें। बस इसी तरह सपोर्ट करें कि हम और थोड़ा मोटिवेट हो और अच्छे से आप लोगों को पढ़ा सकें, है ना। और कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग मोटिवेट करें, लाइक करें, कमेंट करें। जिससे जैसे कमेंट कमेंट क्या होता है? कमेंट सिर्फ वो नहीं होता है कि आप लन फन कुछ लिखो। कमेंट वो होता है अगर आपको किसी जगह कोई डाउट है, आप क्वेश्चन करो, उस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में देंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे हम हमारे जैसे जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी नए इस लाइन में घुसे हैं, उन लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो थोड़ा आप लोग हेल्प करो। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर्ट के बारे में पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसके बाकी सारे पार्ट्स तो देख लिए कि उसका बनावट कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसे होता है। आज हम लोग देख लेंगे उसके चेम्बर्स के बारे में। जैसा आप लोगों ने पढ़ा था कि हर्ट में 4 चेम्बर होते हैं, मतलब 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एट्रियम में 2, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और वही वेंट्रिकल्स में भी 2 होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उनमें से आज हम सिर्फ अभी एट्रियम के बारे में देख रहे हैं। एट्रियम मतलब जहां से हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है, वो ब्लड कहां पर से आके जमा हो रहा है। एट्रियम एक्चुअली में होता क्या है? एट्रियम इज वन ऑफ द रिसीविंग चेम्बर ऑफ द हार्ट। रिसीविंग चेम्बर, ठीक। रिसीविंग चेम्बर हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का जितना भी ब्लड होता है वो सब एट्रियम अपने अंदर उसे रिसीव करता है, अपने पास उसे रिसीव करता है। इसीलिए एट्रियम को हम रिसीवर ऑफ द हार्ट, रिसीविंग चेम्बर ऑफ द हार्ट बुलाते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट में। जो सबसे पहला टॉपिक है आपका एट्रियम। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि एट्रियम 2 होता है, इट इज 2 इन नंबर। तो 2 आपको पता है कि जो पहला होता है दैट इज कॉल्ड राइट एट्रियम, और एंड सेकंड वन इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। ओके। अब आप लोगों को ये भी बताया था कि इन दोनों एट्रियम के बीच में एक वॉल होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, जिससे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब बिटवीन, एट्रियल मतलब एट्रियम, और सेप्टम, सेप्टम का मतलब वो वॉल जो इन दोनों एरिया को सेपरेट कर रहा है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद जो सबसे एक जरूरी चीज होता है, जो आपके जो हर एक छोटे बच्चे के हार्ट में होता है, वो क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फोरामेन ऑन इंटर एट्रियल सेप्टम इन फीटस। इन फीटस, ध्यान दीजिएगा, फीटस नोन एज फोरामेन ओवेल। देखिए, फोरामेन ओवेल का एक अपना फंक्शन होता है। ड्यूरिंग बिफोर बर्थ, जन्म लेने से पहले बेबी के बॉडी में या फीटस के बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इसी फोरामेन से होता है, फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल क्या होता है कि ये छोटे बच्चे के पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई करवाना शुरू करता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के 1 साल के अंदर ये ओवेल जो होता है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा किसी पेशेंट से या किसी अगल बगल से या कहीं से भी कि उसके दिल में एक छेद है। दिल में जो छेद कहने का मतलब होता है वो यही होता है कि उसका ये जो फोरामेन है वो 1 साल से ज्यादा तक एक्सटेंड कर गया, यानी कि उस ओवेल का क्लोजर नहीं हुआ, वो ओवेल बंद नहीं हुआ। वही जो बंद नहीं होता है दैट इज नोन एज फोरामेन ओवेल, ठीक ना। दिस इज एन एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें कि हार्ट का जो ये फोरामेन होता है वो बंद नहीं होता है, और वही आगे चल के जो हम लोग लेमैन के लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसके दिल में छेद होना, अ होल इन अ हार्ट, इन द हार्ट, इसी को कहते हैं फोरामेन ओवेल। ठीक। अब फोरामेन ओवेल का ही एक रेमिनेंट, यानी कि एक छोटा बचा हुआ जो अवशेष पार्ट होता है जिससे हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ठीक। फोरामेन ओवेल जब क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाने के बाद वहां पर जो छोटा सा उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं फोसा ओवेलिस। यानी कि फोरामेन ओवेल का जो थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट, अप्रोक्स
20% of the remaining part of foramen ovale is known as fossa ovalis। ठीक है, उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज होता है, each atria having a protrude auricles। ऑरिकल क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल एक लैंग्वेज समझो कि ऑरिकल, ऑरिकल से आपको समझ में आ जाएगा ना कि ऑरिकल का बनावट कैसा होता है। जैसे ऑरिकल आपके बॉडी में जो सामने जो अपीयरेंस होता है, जैसे कि ये ऑरिकल, ये जो आपके कान के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर आपके हार्ट में एक प्रोट्रूड यानी कि एक उठा हुआ एक एलिवेटेड टाइप का एक मार्जिन होता है, जो कि आपके दोनों ऑरिकल्स में प्रेजेंट होता है, आपके दोनों एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद पेक्टिनेट मसल मार्क्स द वॉल ऑफ द एट्रियम। पेक्टिनेट मसल क्या होता है, ये जो आपका एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट है, ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, इस पार्ट में जो मसल होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं पेक्टिनियस मसल। ये पेक्टिनियस मसल क्या करता है, वो ही वही मार्क करता है आपके एट्रियम के वॉल को। ठीक ना, ये जो मसल्स होता है यही आपके एट्रियम के वॉल को कवर करके रखता है, वही मार्क करता है कि इस जगह पर इसका एट्रियम होगा। पंप द ब्लड इनटू वेंट्रिकल। अब यही जो एट्रियम होता है, एट्रियम जब वहां से सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा यानी कि आपके अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी से जो ब्लड हार्ट में गया, हार्ट में कहा गया, आपके एट्रियम में आया। एट्रियम में आने के बाद वहीं पर से वो पुश करता है। पुश किसके तरफ करेगा, तो वेंट्रिकल्स की तरफ करेगा कि अब भाई तुम नीचे जाओ, हम बहुत देर तुमको रखे, अब तुम नीचे जाओ, नीचे जाओ। तो वहां पर क्या है, पंप द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। अब वहां से वो नीचे उसको वेंट्रिकल्स में ढकेलता है। ठीक, उसके बाद ब्लड इंटर्स इनटू राइट एट्रिया फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। अभी आपको मैंने बताया कि हमारे हार्ट के जो एट्रियल पार्ट है, एट्रियल पार्ट में जो ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा यानी कि हेड से और लोअर एक्सट्रीमिटी से जो भी ब्लड आता है वो सबसे पहले जाके ये सब ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट को आप सपोज करो ना कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम में ही हम जो भी चीज जहां से भी जो भी ब्लड आ रहा है वो पहले आके यहीं पर जमा होगा। यहाँ के बाद ही फिर वो वेंट्रिकल में या किसी अदर पार्ट में जाएगा। तो पहले आप सिर्फ राइट एट्रियम समझो, राइट एट्रियम में ही सारे जो ब्लड होते हैं वो रिसीव होते हैं। रिसीव होने के बाद सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ से फिर बगल में जाएगा। उसके बाद ब्लड इंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रिया फ्रॉम पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन ये हमारे हार्ट का एक एक्सेप्शनल केस होता है। जैसे पल्मोनरी वेन क्या होता है, हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है कि आर्टरी में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन हमारे हार्ट में क्या होता है, ये जो पल्मोनरी वेन होता है, ये पल्मोनरी वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब वहां लंग से निकलता है, लंग से निकलने के बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आके इंटर करता है। तो ये आपका एक छोटा सा एक व्यू है एट्रियम को लेके, कि एट्रियम में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है कि एट्रियम होता है क्या है, कितने टाइप का होता है, उसे कौन सा वॉल सेपरेट कर रहा है, उसमें कौन सा फोरामेन प्रेजेंट है, कौन सा फोसा प्रेजेंट है, उसके ऑरिकल कैसे होते हैं, उसके वॉल को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, वहां पर ब्लड कहाँ से आ रहा है, हमें बस यही चीज जानना होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। आप लोगों ने पढ़ा ही था, जैसे एट्रियम दो होते हैं वैसे ही वेंट्रिकल्स भी दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके अलावा इन दोनों पार्ट्स को बीच से जो सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दो चीज आप लोग तो काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोगों को तो शायद ये नाम टिप ऑफ टंग हो गया होगा। ठीक, तो वो सब चीज हम रहने दे रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ जो पहला पॉइंट आपका लिखा है, डिस्चार्जिंग चेंबर ऑफ द हार्ट। डिस्चार्ज का मतलब आपको भी पता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है बहना, निकलना। कोई चीज अगर कहीं से निकल रहा है, जैसे कि अगर आपके बॉडी में अगर कहीं पर भी घाव हो गया है, किसी तरीके का लीजन, इरोजन, और अगर किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है और वहां से अगर पस निकल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ द पस। या वो छोड़ो, किसी हॉस्पिटल से अगर कोई पेशेंट निकल रहा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेशेंट को डिस्चार्ज करो। तो डिस्चार्ज का मतलब ही क्या होता है, उस पर्टिकुलर साइड से निकलना, मतलब अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ। तो अब आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट में। तो सेकंड पॉइंट में लिखा है पैपिलरी मसल एंड ट्रेबिकुली कार्निया मसल मार्क इट्स वॉल। अब पैपिलरी मसल और ट्रेबिकुली कार्निया मसल, कार्नी मसल, ये दोनों जो होता है इसके वॉल को प्रोजेक्ट करता है, इसके वॉल को आपके सामने विजुअलाइज करता है।
अब ये होता क्या है, तो कैपिलरी मसल और ट्रेबिकुली मसल ये दोनों आपके वेंट्रिकल को सब वेंट्रिकल के सपोर्टिंग मसल होते हैं। पैपिलरी मसल क्या होता है, पैपिलरी मसल वो एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके वेंट्रिकल के चारों तरफ से वो सपोर्ट करते हैं। जैसे घड़ का एक पिलर होता है जो कि उसके बेस को मेंटेन रखता है, ठीक वैसे ही पैपिलरी मसल आपके वेंट्रिकल के बेस को मेंटेन रखता है। वेंट्रिकल का पोजीशन एक जगह पर हो, क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा कि आपके आर्टरी आपके एट्रियम से जो ब्लड निकल के गया वेंट्रिकल्स के पास। अब वेंट्रिकल को वो ब्लड आपके पूरे बॉडी में सप्लाई करवाना है। अब आप समझ लो कि जब उसे पूरे बॉडी में सप्लाई करवाना है तो उसे कितना प्रेशर चाहिए होगा, उसे नीचे से पूरा प्रेशर देना होता होगा। तो वो प्रेशर कहाँ से जनरेट होगा, तो वो प्रेशर जनरेट होता है आपके इन्हीं दो मसल की वजह से, क्योंकि ये दोनों मसल उस वेंट्रिकल को बाइंड करके उस वेंट्रिकल को पूरी तरीके से होल्ड करके रखता है, जिससे कि वो नीचे से इजीली वो अपना प्रेशर जनरेट करके और हार्ट के जो वेंट्रिकल है उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाए और वहां से फिर वो ब्लड निकल के आपके सिस्टेमिक और पल्मोनरी ट्रंक में वो सप्लाई करवा सके। तो पैपिलरी मसल और ट्रेबिकुली कार्डिया मसल ये दोनों आपके बॉडी में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस चीज में हेल्प करवाता है। दूसरा और सबसे जरूरी बात, ये जो ट्रेबिकुली कार्डिया मसल होता है ना, यही ट्रेबिकुली कार्डिया मसल आपके हार्ट का जो सेप्टम होता है, सेप्टम के फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। इनफैक्ट मायोकार्डियल मसल जो होता है, मायोकार्डियल मसल के फॉर्मेशन में भी ये मसल, मायोकार्डियल लेयर के फॉर्मेशन में भी ये मसल यानी कि ट्रेबिकुली कार्डिया मसल आपका बहुत हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद ये लाइन तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये तो आप लोग काफी समय से पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो अब यहाँ से आ जाते हैं इसके सबसे जरूरी पॉइंट, इट कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम, सपोज करो कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, जो हमारे हार्ट के सेल्स को किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करवाता है, जिससे कि हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन डायलेटेशन का प्रोसेस हो पाता है। तो ये हमारे वेंट्रिकल में ही इसका प्रॉपर्टी होता है, जिससे कि हमारे हार्ट का कंडक्शन, हमारे हार्ट का जो जनरेशन होता है, कैसे ब्लड पंप करेगा, उसका जो सिस्टम होता है वो वेंट्रिकल्स में ही होता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू पल्मोनरी ट्रंक। राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड होता है वो आपके पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। पल्मोनरी ट्रंक में क्यों? पल्मोनरी ट्रंक कहने का मतलब यहाँ पर ये जो ट्रंक है, ट्रंक का मतलब होता है आर्टरी। ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ये जो ब्लड होता है उसको पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है। अब आपको भी पता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया रहता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया रहता है, जिसके थ्रू जो हमारा ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है। लंग्स में एल्वियोलाई के पास जाकर गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज होने के बाद वापस, जैसे कि आप लोगों ने एट्रियम में पढ़ा, गैसेस एक्सचेंज हो जाने के बाद फिर से वो पल्मोनरी वेन में आता है और पल्मोनरी वेन में आने के बाद वो राइट एट्रियम में सप्लाई देता है। ठीक, तो यही इसका साइकिल है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ही जो होता है वो ब्लड पंप करता है आपका पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी किया रहता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद आ जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड इनटू ऑर्टा। ऑर्टा क्या होता है? ऑर्टा हमारे हार्ट का जो सबसे हमारे बॉडी का जो सबसे बड़ा आर्टरी है, आर्च ऑफ ऑर्टा, उस चीज में वो सप्लाई करवाता है, जिससे कि आपके पूरे बॉडी में, अब जैसे आर्च ऑफ अरोटा वहां पर एक आर्च बना हुआ है, तो वो जो आर्च होता है वो आर्च दो जगह सप्लाई करवाता है। पहला आपके पल्मोनरी ट्रंक, दूसरा आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से फिर वो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है आपके ऑर्टा में। अब ऑर्टा में सप्लाई करने के बाद वो आपके पूरे बॉडी में उसका सप्लाई होता है। जैसे आपके बॉडी की ईच एंड एवरी सेल तक जहां से ब्लड पंप हुआ, पंप होने के बाद जो पहुंचाया, वही प्रोसेस है ये लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन सप्लाइज बाय द राइट वेंट्रिकल व्हिच रिक्वायर्ड लेस आउटपुट एनर्जी। अब आप लोगों को अभी मैंने बताया कि जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है और वहां
किसको जाके पहुंचाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी को। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वापस आपका जाता है लंग्स में, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है, फिर वहां से वो आता है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है। यहाँ पर वो इजीली वो ब्लड आराम से वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। लेकिन बात करें अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो सप्लाई होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल करवाता है, विच रिक्वायर्ड फोर्सफुल एनर्जी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ही जो ब्लड निकल रहा है वो आपके पूरे बॉडी में, आप देख रहे हैं यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि आपके बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम्स तक ब्लड को पहुंचाना है। तो अब आप समझो कि आपके सारे, यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ एक ऑर्गन की और रिमेनिंग ऑर्गन की, तो एक ऑर्गन में अगर ब्लड पहुंचाना है तो बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसके अलावा जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे सिस्टम तक भी ब्लड पहुंचाना है, तब वहां पर कितना रिक्वायरमेंट होगा। अब 1 किलो का कोई लोड उठाना है और 20 किलो का कोई लोड उठाना है, तो इक्वल पोर्शन थोड़ी लगेगा, इसमें लेस एनर्जी लगेगा, इसमें मोर एनर्जी लगेगा। तो वही बात यहाँ पर हो गई कि ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में थोड़ा एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ ब्लड को पुश करने के लिए। ब्लड वहां पर से जाते रहता है और दूसरे साइड से निकलते रहते हैं। लेकिन इस जगह पर उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि अगर एनर्जी वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, और अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो वहां पर सेल डेड शुरू हो जाएगा। सेल डेड से जैसे ही शुरू हो जाएगा तो वो जो पर्टिकुलर साइट होगा, वो पर्टिकुलर साइट वहां पर किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई पैथोलॉजी वहां पर डेवलप हो ही जाएगा। तो ये था आज आपका चेंबर, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये सब चीजों के बारे में आज हम लोगों ने देखा। उम्मीद है, ऐसा होप है मेरा कि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आए। कोशिश यही रहती है कि आप लोग को इजी लैंग्वेज में समझा सकें, कि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम में जब आप अपना कॉपी लिखो तो उसमें आपको ये सारा चीज याद रहे अच्छे से, इसलिए छोटा छोटा टॉपिक तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूँ कि आप लोग तक ये चीज अच्छे से पहुंचे। तो बस इसी तरीके से अपना एक सपोर्ट बना के रखिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें थोड़ा और मोटिवेट कीजिए, हमारा साथ दीजिए और बने रहिए मेडस एकेडमी पर। थैंक यू।